नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितने रुपए आप कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने रुपए आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना आए। क्योंकि आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ ज़्यादा ही आने लगा है, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में गलतियाँ कर जाते हैं और फिर उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। फिर वो नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं और बदले में उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इम्पोज करता है। आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स की जो पेनल्टीज होती हैं वो नॉर्मल पेनल्टीज नहीं होती हैं, वो बहुत ही हैवी पेनल्टीज होती हैं। हो सकता है आपको खेत, दुकान, घर, ज़मीन सब कुछ बेचना पड़ जाए, तब भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी को ना भर पाएँ। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा गौर से आप लोगों को देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसने अपना सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता ना खुलवाया हो। अब अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है तो फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, कितने रुपए की आप एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी कर सकते हैं। आप यूपीआई अगर चलाते हैं, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, आप इन माध्यमों से अगर लेन देन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूपीआई के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए ले सकते हैं, कितने रुपए आप किसी को सेंड कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, वो गलतियाँ कर जाते हैं और जब गलती कर जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। तो इसलिए आप लोगों को आज हम आपको इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है तो आप उसमें कितने रुपए रख सकते हैं, कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए कैश में विड्रॉल कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से आप कितने रुपए रिसीव कर सकते हैं, कितने रुपए सेंड कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं, एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। इन सभी विषयों पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस एक वर्ष के बीच में आप कितने रुपए नगद जमा कर सकते हैं और कितने रुपए नगद निकासी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसकी जो लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो तय की गई है वो है 10 लाख रुपए। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट के लिए नहीं है, उस व्यक्ति के जितने भी सेविंग अकाउंट होंगे उन सभी को जोड़ करके लिमिट निर्धारित की गई है। आप इस सवाल का जवाब इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और मैंने भी इन सभी सवालों के जवाब इनकम टैक्स की साइट से ही लिए हैं, जो इनकम टैक्स ने अपडेट किए हैं। तो वहाँ पर जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर साफ लिखा गया है कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की एक फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट रखी गई है वो 10 लाख रुपए है। अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, यानी एक वर्ष में अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपने सभी बचत खातों को जोड़ करके जमा करवा देते हैं या फिर निकाल लेते हैं, तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। अगर आपने जमा किया है एक फाइनेंशियल ईयर में और आपके कई बैंक अकाउंट हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट पीएनबी में है, एक बड़ौदा में है, एक एसबीआई में है, और इन तीनों अकाउंट में आप 4-4 लाख रुपए जमा करा दिए, तो तीनों का हो गया 12 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में। मैं कैश की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर कैश में डिपॉजिट की बात की जा रही है। तो अगर आपने 4-4 लाख रुपए इन तीनों सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया है, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है कि आपके पास ये कैश इतना सारा कहाँ से आया, ये 12 लाख रुपये आपने जो डिपॉजिट कराए हैं वो आपने कहाँ से जमा किया। हो सकता है आपने के पास एक ही सेविंग अकाउंट हो तो आपने एक में जमा कर दिया हो, तो चाहे आपने 10 लाख रुपए की लिमिट एक अकाउंट में क्रॉस की हो या फिर आपने अपने जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके देखा जाता है। अगर आपने क्रॉस किया है तो आपसे जवाब मांग सकता है। अगर आप उसका उचित जवाब दे पाएंगे तभी आप बच पाएंगे। अगर आप उचित जवाब नहीं दे पाए, इनकम टैक्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इम्पोज करता है। वो 400% तक हो सकती है। यानी 12 लाख आपने जमा किया है तो बर चौक 48 लाख रुपए तक की पेनाल्टी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है कि आपने कैश कहाँ से लाए। वही चीज़ होती है विड्रॉल में भी। अगर एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपने इस कैश को क्यों निकाला और कहाँ ले गए, किसे दिया, तो उसका भी आपको सही जवाब देना होगा।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सभी का मानना यह है कि आप जितना कम से कम हो सके कैश में ट्रांजैक्शन करिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी मानती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मानता है कि 2 नंबर का काम कैश में ही होता है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत है, ना ही भारत सरकार को कोई दिक्कत है। तो इसलिए विड्रॉल पर तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आपने 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं तो आपके लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। तो कुल मिलाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करिए, यूपीआई से करिए, नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए, चेक के माध्यम से करिए, आईएमपीएस के माध्यम से करिए, लेकिन कैश में मत करिए। 10-20 हज़ार रुपये का कोई ट्रांजैक्शन है वो तो आप कर लीजिए कैश में, लेकिन इससे बड़ा अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके सभी के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अब आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या सेल करते हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा आप कैश नहीं ले सकते, और अगर आप किसी को खरीद रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी तो आप 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। बाकी का पैसा आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन माध्यम से ही सेंड करना होगा या चेक के माध्यम से देना होगा, लेकिन आप 20 हज़ार रुपये तक ले सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे जितने बड़े अमाउंट की हो, वो निर्भर नहीं करता है कि आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की है, 20 करोड़ की है, 10 लाख की है। आपको 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा कैश में लेन देन नहीं करना है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सख्त है। तो कुल मिलाकर के कैश में आपको ट्रांजैक्शन बहुत कम करने हैं। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आप चोरी से ट्रांजैक्शन कर लेंगे। हो सकता है कि आपका पैन ना लगा हो आपके अकाउंट में तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका पैन आपके आधार से लिंक है, और अगर आपका आधार भी लिंक नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर से आपका पैन कार्ड, उसी से आधार पैन कार्ड भी लिंक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने उस मोबाइल नंबर का कहीं भी यूज़ कर रखा उन चारों अकाउंट में, या फिर आपने अपने आधार नंबर का यूज़ कर रखा है, या फिर पैन नंबर का यूज़ कर रखा है, तो बैंकों को अब सूचना ही नहीं देनी होती है कि इस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस किया है। उसको तो पहले ही पता चल जाता है कि इस पैन नंबर पर या इस आधार नंबर पर कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उससे वो पकड़ लेता है। यानी सारा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हो चुका है। ना ही बैंक को बताने की आवश्यकता है और ना ही किसी को बताने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद नज़र रखता है कि किस बैंक अकाउंट में किस पैन नंबर पर कितने अधिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप यूपीआई के माध्यम से कितने रुपए भेज सकते हैं और कितने रुपए आप रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भेजने में तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है, आपके सेविंग अकाउंट में है, आपकी मर्जी है, आप सेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके आपको वो रखने होंगे, प्रूफ रखने होंगे कि आपने इनको जो पैसा भेजा तो किस पर्पज़ के लिए आपने भेजा, वो आपको प्रूफ के रूप में रखना होगा। और ये प्रूफ आपको अगले 8 सालों तक रखना होगा। अगले 8 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको कभी भी आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम बताते हैं कि यहाँ पर रिसीव करने में दिक्कत है। जो पैसा आप यूपीआई के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं उसका भी आपके पास सोर्स होना चाहिए कि आखिर आपको ये पैसा क्यों भेजा गया और आपने इस पैसे को क्यों लिया, उसका भी कारण आपको पता होना चाहिए। आपको लिख के रखना होगा कि भविष्य में अगर हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कि आपके खाते में 5 लाख रुपए आए थे तो ये कहाँ से आए थे, किस पर्पज़ के लिए आए थे, उसका भी कारण आपको रखना होगा। और उचित कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप समझा देंगे उन्हें सेटिस्फाई करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होगा तभी आपको छोड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी इम्पोज करेगा। दोस्तों लिमिट की बात करें तो यहाँ पर लिमिट आप ये मान के चलिए कि 10 लाख रुपए है। आप यूपीआई के माध्यम से अगर एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए किसी को सेंड कर देते हैं, फिर 10 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं, उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है कि आपका एक सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपए किसी को सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई बिजनेस है, तभी आपका इतना बड़ा बड़ा लेन देन हो रहा है। और आप ITR भी फाइल नहीं कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो अगर आपकी लिमिट यूपीआई के माध्यम से रिसीव करने की 7-8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है एक वित्तीय वर्ष में, उस दशा में आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। हो सकता है आपका कोई व्यवसाय अवश्य होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आपके सेविंग अकाउंट में तभी आएगी जब आपका कोई व्यवसाय होगा। और अगर आपका कोई भी व्यवसाय है तो आप करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर भी लिमिट 10 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर नोटिस आपको आ सकता है। अब बात कर लेते हैं एक दिन में आप कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, एक दिन में आप कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। तो दोस्तों इसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, और ये सभी बैंक अकाउंटों को जोड़ करके है। ऐसा नहीं है कि आप PNB से निकाल लेंगे 1 लाख, बड़ौदा से निकाल लेंगे 1 लाख, SBI से निकाल लेंगे 1 लाख तो चल जाएगा काम। जी नहीं, मैंने पहले बताया आपको कि सारा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है। आप पकड़ जाएंगे कि आपने एक दिन में 3 लाख रुपए कैश विड्रॉल किए हैं, तो कुल मिलाकर के सभी अकाउंटों से आप एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश विड्रॉल मत करिए, अन्यथा आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। और वही चीज़ है डिपॉजिट में भी कि आप एक दिन में
सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट मत करिए, वरना आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पैसा कहाँ से मिला। दोस्तों अब बात आती है कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या नियम हैं। अगर आप उससे ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके खाते में पैसा चाहे जितना हो सेविंग अकाउंट में, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा कर रहे हैं, तो 10 वर्ष में आपका जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस होगा वो 10 लाख रुपए होगा। तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं। आप सेव कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए। पैसा आप कुछ भी रख सकते हैं अपने बचत खाते में, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया अगर लिमिट को क्रॉस करके पैसा जमा करते हैं तब आपको दिक्कत होगी। बाकी आपके सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो फिर आप ITR फाइल करिए और उसमें आप बताइए उनको कि हम इनकम टैक्स पेयर हैं या नहीं है। अगर आप दायरे में आते हैं तो इनकम टैक्स पे करिए, दायरे में नहीं आते हैं तो भी ITR फाइल करिए। इससे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, आपकी इनकम पेयर में नहीं है, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इनकम टैक्स पेयर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप इनकम टैक्स पेयर हो गए। ये ITR फाइल करने का मतलब तो ये होता है कि आप सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे हैं कि मेरी यहाँ से इतनी कमाई है, यहाँ से इतनी कमाई है, और अगर आपने मुझे 5 लाख रुपए की छूट दे रखी है एक वित्तीय वर्ष में, तो मेरी जो आमदनी है वो 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए मैं इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ। इसका जवाब देते रहिए। लेकिन अगर आप दिखा रहे हैं कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए है वार्षिक, और उसके बाद आपके सेविंग अकाउंट में 20-20 लाख, 15-15 लाख के एक वित्तीय वर्ष में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। दोस्तों अब बात आती है फिक्स डिपॉजिट की, कि एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी नोटिस ना भेजे। तो दोस्तों इसका भी जवाब होता है 10 लाख रुपए कैश में। लेकिन यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पहले से ही जमा है, मान लीजिए 50 लाख जमा है, और उससे आप FD बनवाते हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की भी बनवा दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करके FD करवाते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है, और सभी बैंकों को जोड़कर है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सभी बैंकों को जोड़ करके ही बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पैन नंबर, आधार नंबर पर 10 लाख रुपए से अधिक के कैश डिपॉजिट करके FD नहीं होनी चाहिए, चाहे जितने भी बैंक में आपके खाते हों, चाहे 5 बैंकों में हो, 8 बैंकों में हो, 2 बैंकों में हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कैश डिपॉजिट करके FD कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। दोस्तों अब बात आती है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसने किसी न किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ना लिया हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, इसे ले लेते हैं, हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमें जब भी कोई वस्तु ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे। लेकिन ये भी तरीका गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा जब आपके डेबिट कार्ड में हो तभी आपको खरीदारी क्रेडिट कार्ड से करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उधारी पर डिपेंड रहेंगे तो फिर आपके फ्यूचर में आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी आप कम से कम करिए, बहुत अधिक ना करिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड का भुगतान आप कैश में कितना कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से कितना कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स आपको नोटिस ना भेजे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कैश की लिमिट 1 लाख रुपए है, यानी एक वर्ष में आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर कैश में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर देते हैं तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। और दूसरा है ऑनलाइन मोड, आप नेफ्ट, RTGS, UPI, IMPS के माध्यम से अगर अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट है 10 लाख रुपये। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, और ये सभी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को जोड़ करके देखा जाएगा, अगर आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं तो उन चारों का देखा जाएगा कि एक वर्ष में आपने कितना पेमेंट किया है कैश में और ऑनलाइन तरीके से। तो अगर आपने या तो ऑनलाइन तरीके वाली लिमिट क्रॉस करी है 10 लाख की तब भी आपको नोटिस आ जाएगा, और अगर आपने कैश वाली लिमिट क्रॉस करी है 1 लाख रुपए तब भी आपको नोटिस आ सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि आप इनकम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और 10-10 लाख रुपए का आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं एक वर्ष में, तो फिर आपको नोटिस आ सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सेविंग अकाउंट के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं, किसके आधार पर आपको ट्रांजैक्शन करने चाहिए, कितना आप लेन देन कर सकते हैं, सब कुछ मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।